वेलकम बैक टू रामबान सीरीज एंड ये डे 4 है एंड आज हम लोग ये रामबान सीरीज को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अब आपके लिए एक मैराथन की क्लास रखने वाले हैं जो कि 4 को कुछ एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताने के लिए क्या क्या वहाँ पे ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए है। 5 को आपके लिए मैथ का एक मैराथन, 6 को यानी कि मैं आपके लिए साइंस का मैराथन लेकर आ रहा हूँ। आज इस रामबान सीरीज में 25 MCQs की प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे 35 है, इसे 25 कर दो। 25 इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके जेनवी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप करने की भूल मत करना। ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे चैनल्स में कुछ कोचिंग्स में क्वेश्चंस को कॉपी कर रहा है, तो इसके लिए लास्ट तक देखना एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। रामबान सीरीज आपके लिए रियली मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए रामबान ही साबित होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो बस आगे इस क्लास को लास्ट तक देखना है। 25 क्वेश्चंस है जिसमें से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, 5 आपके लिए SW के लिए दूंगा जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसे खत्म कर देते हैं। 20 मिनट के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इन एन एरिया कॉल्ड। यानी कि एक ही जब किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के यानी कि एक ही टाइप के एनिमल्स की ज़्यादा संख्या है तो क्या कहेंगे? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, या जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, या पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, या ऑप्शन डी आवास। तो अगर हम देखो, अगर कहीं भी यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी जानवर नहीं, यहाँ पे जीव बोल रहा है। क्या आप जीव हो? जीव या हम जीव है। तो जब यहाँ पे कोई जीवों की संख्या बढ़ती है, जीवों की, तो क्या बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे कि एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगी, तो जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन कटाई से खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट यानी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन फूड चैन। यानी कि जब वन की कटाई होती है तो खाद्य श्रृंखला यानी कि डिफॉरेस्टेशन में फूड चैन में क्या बदलाव आती है, चेंजिंग होती है? संतुलन बना रहता है क्या? इससे प्रभाव जब पड़ेगा तो इफेक्ट पड़ेगा तो क्या संतुलन बना रहेगा? या ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला टूट जाती है यानी कि फूड चैन गेट्स डिस्टर्ब्ड, या ऑप्शन सी उत्पादक बढ़ते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स इंक्रीज, या कोई प्रभाव नहीं। तो जब वन की कटाई होगी तो खाद्य श्रृंखला पे क्या होगा? खाद की जो श्रृंखला है वो टूट जाएगी। यानी कि जब हम मान लीजिए कि यहाँ ये वन हो गया आपका, यहाँ से हमने वन की कटाई कर दी, पहले यहाँ पे खेती भी होती थी, वन भी है, तो वन की कटाई कर दिए तो खाद श्रृंखला टूटेगी कि नहीं? क्योंकि उस टाइम के, उस जगह के, उस प्लेस के वायु से, मतलब कि जलवायु से मिला हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन में अधिक संख्या में अंडे क्यों दिए जाते हैं, यानी कि वाई आर मोर एग्स प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि ऑप्शन ए तीव्र वृद्धि के लिए यानी कि फॉर रैपिड ग्रोथ, या ऑप्शन बी सुरक्षा कम होने के लिए यानी कि ड्यू टू लेस प्रोटेक्शन, या ऑप्शन सी भोजन की कमी के कारण यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ फूड, या ऑप्शन डी कम समय में विकास के लिए फॉर क्विक डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाह्य निषेचन में अधिक संख्या क्यों होती है? सुरक्षा कम होने के कारण। ठीक, क्योंकि जब सुरक्षा जब नहीं होगी तो ज़्यादा करेंगे, मतलब कि अंडे होंगे तो तभी तो कुछ ना कुछ उसमें से अगर नहीं होंगे तो एक दो बचेंगे ना। आप इसे ऐसे समझो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भ्रूण और गर्भाशय शिशु में अंतर किस आधार दिए जाते हैं? आपसे भ्रूण और गर्भाशय शिशु में अंतर किस आधार पर होते हैं? डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रोयो एंड फ्यूट्स इज बेस्ड ऑन आकार यानी कि साइज पे, या ऑप्शन बी अंगों के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स, या ऑप्शन सी स्थान, या ऑप्शन डी रंग। यानी कि भ्रूण और गर्भाशय शिशु में अंतर किस आधार पर होता है? किस आधार पे?
अंगों के विकास के आधार पे ये अंतर होता है। अंगों के विकास अगर कम रहे तो वो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दिक्कत। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। यानी कि भ्रूण और गर्भाशय शिशु में अंतर किस लिए होता है? डिफरेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? यानी कि व्हाट इज द प्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? ऑप्शन ए, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ऑप्शन बी, यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स। या ऑप्शन सी, यह केवल वृद्धि को नियंत्रित करती है, यानी कि इट कंट्रोल्स ओनली ग्रोथ। या ऑप्शन डी, यह केवल मस्तिष्क में पाई जाती है, इट इज प्रेजेंट ओनली ब्रेन। तो प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं भाई? अन्य की ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? प्यूटरी ग्रंथि जो है वो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो इसलिए ये क्या हो गई? मास्टर ग्रंथि। अगर मास्टर ग्रंथि, क्या ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसको मास्टर करेंगे। मास्टर क्या करती है? सबको शिक्षा देती है, नियंत्रण करती है। आप ऐसे समझो इसको, ठीक? यानी कि नियंत्रित करती है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन असंतुलन का प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी कि जो हार्मोन असंतुलन का प्रभाव किस पर पड़ता है? हार्मोनल इन्फ्लुएंस इफेक्ट्स केवल शरीर के लिए, ओनली बॉडी, या ओनली मन, या केवल मन यानी कि ओनली माइंड, या ऑप्शन सी शरीर और मन दोनों, या ऑप्शन डी केवल पाचन तंत्र। ये जो हार्मोन संतुलन का प्रभाव किस पर पड़ता है? शरीर और मन दोनों पे। हार्मोन का जो होता है, हार्मोन जो असंतुलन का प्रभाव जो होता है वो किस पे पड़ता है? शरीर और मन। हार्मोन जो है वो थोड़ा वो इनबैलेंस होगा तो क्या होगा? मन पे भी प्रभाव पड़ेगा, शरीर भी थोड़ा उस पर प्रभाव पड़ता ही है। ओके, तो केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर और मन दोनों, यानी कि बोथ बॉडी एंड माइंड। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सी। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग अभी भी वो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, स्किप कर दे रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल से मैं गाइड कर रहा हूँ, एंड इस बार यूट्यूब पे हूँ, वरना मैं टेलीग्राम पे 1.5 साल से गाइड कर रहा हूँ। और आप अभी भी, मैं अगर किसी को भरोसा नहीं है तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा जहाँ पे मैं पिछले ईयर्स गाइड कर रहा था। ओके, तो वहाँ पे भी देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर बढ़ते हैं। नुकीले चाकू से काटना आसान क्यों होता है? Why is the it easier to cut with a sharp knife? ऑप्शन ए, बल अधिक लगता है, मोर फोर्स इज अप्लाइड। ऑप्शन बी, दाब अधिक होता है, मोर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल अधिक होता है, एरिया इज मोर। ऑप्शन डी, घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन इज लेस। नुकीली चाकू से काटना आसान क्यों होता है भाई? क्यों होता है? नुकीले चाकू से काटने पे दाब अधिक होता है, ठीक? दाब अधिक होता है। जब दाब अधिक होगा, अगर मान लीजिए इस वस्तु को हमें काटना है, अगर किसी पे दाब अगर अधिक रहेगा तो ये वस्तु कटेगा ना? जी भैया, 100% कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि अगर नुकीली चाकू से कोई भी वस्तु को काटा जाता है तो ये दाब अधिक होता है, जिससे काटना आसान हो जाता है। अब समझ में आया? आपको लगता है कि नुकीले चीज से काटना क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि वहां पे दाब अधिक होता है, दाब अधिक होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल समान हो तो दाब किस पर निर्भर करेगा? इट फोर्स इज सेम, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द्रव्यमान यानी कि मास। ऑप्शन बी, आयतन यानी कि क्षेत्रफल। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आयतन यानी कि वॉल्यूम। ऑप्शन सी, क्षेत्रफल। ऑप्शन डी, गति। तो जब बल समान हो, दाब किस पर निर्भर करेगी? क्षेत्रफल पे। क्या होगी? किस पर निर्भर करेगी? क्षेत्रफल पे। यदि बल समान होगी तो दाब किस पर निर्भर करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल पे करेगी, ठीक? देखो फटाफट मैं बता रहा हूं, जिससे आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा, एंड फटाफट इस क्लास को भी हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइम भी आपके पास भी बहुत कम है, हम लोग के पास भी बहुत कम है। क्योंकि क्या है, हम लोग मैराथन की अभी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ पूरे चैप्टर्स, यानी कि 13 चैप्टर्स है, 13। इन 13 चैप्टर्स को हम लोग एक दिन में 2 से 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए स्लाइड्स को और भी ज़्यादा अच्छा से बनाना है, ताकि आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आए, आपको समझ में आए। इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखना है, एंड पूरे मन से, ठीक?
कोई भी ऐसे नहीं कि बिना मन का यहाँ पे आ गया कर रहा है, पूरे मन से यहाँ पे क्लासेस करेगा। साथ ही साथ मैं एक दिन लाइव आऊँगा, फिर बात करूँगा कि आपको क्या डाउट्स हो रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अत्यधिक घर्षण का मुख्य नुकसान क्या है? मेन डिसएडवांटेज एक्सकेसिव फ्रिक्शन इज, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी, ऊर्जा की हानि होती है, लॉस ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी, मशीनों का घिसना, वेयर एंड टियर ऑफ मशीन्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अत्यधिक घर्षण का मुख्य नुकसान क्या है? घर्षण जहाँ पे होगा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊर्जा की हानि भी होगी, मशीनों का घिसना भी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। अगर अधिक घर्षण रहेगा तो क्या होगा? मशीन भी तो घिसेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ जाता है अधिक घर्षण का मुख्य नुकसान क्या है, तो ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा, फिर ऊर्जा की हानि भी, मशीनों का घिसना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनी सतह पर चलना कठिन क्यों होता है? ऑप्शन ए, अधिक घर्षण, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं। वाई इज द डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ सरफेस? ऑप्शन है अधिक घर्षण, मोर फ्रिक्शन। ऑप्शन बी, कम घर्षण यानी कि लेस फ्रिक्शन। ऑप्शन सी, अधिक दाब यानी कि मोर प्रेशर। ऑप्शन डी, अधिक भार यानी कि मोर वेट। जब हम किसी चिकनी सतह पे जाएंगे तो भाई क्या होगा? जब हम चिकनी सतह पे चलना क्यों कठिन होता है? घर्षण कम होने के कारण। अगर घर्षण रहेगा तभी तो हम चल पाएंगे, अगर वहां पे घर्षण नहीं रहेगा तो पैर फिसलेगा, आप गिरोगे ना। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि चिकनी सतह पर चलना क्यों कठिन है, तो कम घर्षण के कारण। अगर कोई आपसे पूछ दे कि चिकनी जगह पे चलना, स्मूथ सरफेस पे चलना क्यों हानिकारक, मतलब क्यों कठिन है, तो आप उसे अगर अपने भाषा में समझाना चाहते हो तो बोलोगे कि भैया कि यहाँ पे जब आप प्लेन रहेगा तो आपका पैर फिसलेगा, आप गिरिएगा। अगर अगर घर्षण रहेगा तो आपका पैर फिसलेगा, नहीं फिसलेगा, तो आप गिरिएगा, नहीं गिरिएगा। तो ये हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर टू हियर इको इज? ऑप्शन है 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर, ऑप्शन डी 25 मीटर। गूंज सुनने के लिए न्यूनतम की दूरी ऑप्शन नंबर सी, जो कि 17 मीटर होनी चाहिए। गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज? ऑप्शन है भारी यानी कि लो पिच। ऑप्शन बी, तीखी यानी हाई पिच। ऑप्शन सी, धीमी यानी कि स्लो। ऑप्शन डी, मंद यानी कि सॉफ्ट। जो अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तीखी, हाई पिच में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसू जल विद्युत का खराब चालक क्यों है? वाई इज द डिस्टिल्ड वाटर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है अशुद्धियां नहीं होती है, यानी कि नो इम्प्यूरिटीज। ऑप्शन बी, आयन नहीं होते, नो आयन्स प्रेजेंट। ऑप्शन सी, रंगहीन होता है, इट इज कलरलेस। ऑप्शन डी, ठंडा होता है। आशुद्ध जल विद्युत का खराब चालक क्यों है? आयन नहीं होते हैं। जब कोई भी, जैसे यहाँ ये आपका एक बर्तन हो गया, ठीक, यहाँ पे पानी है, इसमें आयन रहेंगे, आयन, तभी तो भाई ये विद्युत का सुचालक है। अगर आयन नहीं रहेंगे तो क्या ये विद्युत का सुचालक होगा? बिल्कुल भैया नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर लेपन किया जाता है वह होती है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज? ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी बैटरी। विद्युत लेपन में जिस वस्तु पर लेपन किया जाता है वह होती है क्या? कैथोड। क्यों, कहाँ पे किया जाता है? कैथोड पे किया जाता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान तीव्रता के भूकंप अलग अलग नुकसान क्यों करते हैं, यानी कि वाई डू अर्थक्वेक्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड कॉज डिफरेंट डैमेज? यानी कि समान तीव्रता के भूकंप अलग अलग नुकसान क्यों करते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व के कारण, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी।
या ऑप्शन बी भवन संरचना के कारण यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र की गहराई के कारण यानी कि डेप्थ ऑफ फोकस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समान तीव्रता के भूकंप अलग अलग नुकसान क्यों करते हैं? तो जनसंख्या के कारण भी, भवन संरचना के कारण भी, भूकंप केंद्र की गहराई के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरी चालक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी अर्थिंग, ऑप्शन सी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी घर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तरी चालक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो घर्षण के सिद्धांत, घर्षण पे यानी कि क्या, फ्रिक्शन पे। ओके, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार समान क्यों होता है? वाई इज इमेज साइज सेम इन ए प्लेन मिरर। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है यानी कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, ऑप्शन बी दर्पण मोटा होता है। ओके, एक सेकेंड, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार समान क्यों होता है? यानी कि वाई इज इमेज से साइज नेम सॉरी वाई इज इमेज साइज सेम इन ए प्लेन मिरर। ऑप्शन है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है यानी कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑप्शन बी दर्पण मोटा होता है यानी कि मिरर इज थिक। ऑप्शन सी परावर्तन नियम के कारण यानी कि ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डी प्रकाश सीधा चलता है यानी कि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दर्पण मोटा होता है। दर्पण मोटा होता है जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण आपका इमेज समान बनता है। कहाँ? प्लेन मिरर पे आपका इमेज जो समान बन होता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार समान क्यों होता है, यानी कि वाई इज इमेज साइज सेम इन ए प्लेन मिरर, तो ऑप्शन बी दर्पण मोटा होता है यानी कि मिरर इज थिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है? यानी कि मेन कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि ऑप्शन है रेटिना की खराबी यानी कि डिफेक्ट ऑफ रेटिना। ऑप्शन बी लेंस की वक्रता में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कर्वेंचर ऑफ लेंस। ऑप्शन सी कॉर्निया की मोटाई यानी कि थिकनेस ऑफ कॉर्निया। ऑप्शन डी पुतली का आकार यानी कि साइज ऑफ प्यूपिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है भाई? रेटिना की खराबी। अगर रेटिना में खराबी नहीं रहेगा तो क्या दृष्टि दोष होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए रेटिना की खराबी, यानी कि दृष्टि दोष क्यों होती है? रेटिना की खराबी के कारण। ठीक, अगर मान लीजिए कि देखो जितने भी अभी हमने कितने 17 क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 5 क्वेश्चंस आपके लिए HW दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड मैराथन के लिए आप रेडी रहना। जो मैराथन के लिए रेडी है वो कमेंट में मेरे को बताना कि भैया मैराथन के लिए रेडी है। एंड एक दिन लाइव भी आऊँगा आप सबसे बात करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान हल्के क्यों बनाए जाते हैं? यानी कि वाई आर हाउसेज इन हिली एरियाज मेड लाइट। ओके, यानी कि ऑप्शन ए दाब कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर। ऑप्शन बी भूकंप से सुरक्षा के लिए, फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी। ऑप्शन सी लागत कम करने के लिए यानी कि टू रिड्यूस कॉस्ट। ऑप्शन डी सुंदरता के लिए। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है? भूकंप ज़्यादा आता है। जब भूकंप ज़्यादा रहेगा तो ऊंची मतलब कि जितनी भी भारी मकानें रहेंगी, ठीक, हेवी मकान्स रहेगी, हेवी हाउसेज रहेगी, तो क्या वो उस पे भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस है? क्या वो गिरेगा? भैया बिल्कुल गिरेगा। तो जो हल्के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उससे भूकंप से सुरक्षा होती है। अगर आप उस घर के अंदर हो, अगर आप पे भूकंप अगर आता है वहाँ पे, तो वो गिरेंगे तो उससे उतना आपको क्षति नहीं होगी, हानि नहीं होगी। एंड वही भारी आप हेवी हाउसेस गिरेगी तो क्या आप पे क्षति होगी? बिल्कुल भैया 100% क्षति होगी। तो इस कारण से हल्के हाउसेज इसलिए बनाए जाते हैं भूकंप की सुरक्षा के लिए, फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपने वहाँ पे बोलना कि भूकंप से सुरक्षा के लिए, एग्जाम में बोलना या एग्जाम में टिक लगाना। एंड कोई पूछे तो ये आपको जवाब देना है कि भूकंप की सुरक्षा के लिए। अब वो आपसे पूछे कैसे, तो अगर आप अपने एरिया के बारे में बता देना। अगर हम लोग के यहाँ जैसे कि अच्छी घर है, हेवी हाउसेज है, तो अगर ये गिरेगा हम लोग के ऊपर तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे वहीं पे। इस कारण से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिक आयाम वाली ध्वनि कैसी होगी, यानी कि साउंड हैविंग ग्रेटर एम्पलीट्यूड विल बी। ऑप्शन है तीखी यानी कि हाई पिच्ड, ऑप्शन बी धीमी यानी कि स्लो, ऑप्शन बी तेज यानी कि लाउड, ऑप्शन डी भारी यानी कि लो पिच्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिक आयाम वाली ध्वनि कैसी होगी भाई, जिसका आयाम अधिक होगा तो क्या उस ध्वनि कैसी होगी, स्लो होगी। आयाम क्या कहता है, जितनी जितनी आयाम जितनी आयाम कम होगी, जितनी आयाम कब होगी, कम, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी आवाज मतलब आयाम कम होगी उतनी साउंड क्या होगी, साउंड क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि अगर आप आयाम जितनी कम रखते हो उतनी आवाज आपकी ज्यादा होगी, जितने ही आप आयाम को अधिक करते हो उतनी आवाज घटेगी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अधिक आयाम वाली ध्वनि कैसी होगी, तो धीमी, यानी कि साउंड हैविंग ग्रेटर एम्पलीट्यूड विल बी स्लो। ओके, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टायरों में अधिक हवा क्यों भरी जाती है, यानी कि वाई आर टायर्स फिल्ड विद मोर एयर। ऑप्शन है दाब कम करने के लिए, टू रिड्यूस प्रेशर, ऑप्शन बी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी घर्षण बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन डी गति बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्पीड। भाई टायरों में अधिक हवा क्यों भरी जाती है, घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण क्या करता है भाई, दाब को बढ़ाता है। घर्षण क्या है, दाब को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई टायरों में अधिक हवा क्यों भरी जाती है, टायरों में अधिक हवा क्यों भरी जाती है, यानी कि वाई आर टायर्स फिल्ड विद मोर एयर, तो भैया ऑप्शन सी घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण बढ़ेगा क्यों, जब उस पर वजन रहेगा तो उस पर तो ऑटोमेटिकली घर्षण बढ़ेगा ही। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, HW के क्वेश्चन है कि मेढक पर्यावरण के लिए उपयोगी क्यों है, यानी कि वाई आर फ्रॉक्स यूजफुल फॉर इन्वायरमेंट। ऑप्शन है कीट नियंत्रण के लिए, फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला के लिए, फॉर फूड चैन, ऑप्शन सी जैव संतुलन के लिए, यानी कि फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑप्शन डी उपरोक्त उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको देना है। साथ ही साथ विद्युत धारा से गैस का निकलना किसका संकेत है, यानी कि रिलीज ऑफ गैस बबल्स इंडिकेट्स, ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट, ऑप्शन डी यांत्रिक प्रभाव यानी कि मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि साउंड पोल्यूशन मोस्टली इफेक्ट, ऑप्शन ए पौधे यानी कि प्लांट्स, ऑप्शन बी पशु यानी कि एनिमल्स, ऑप्शन सी ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, ऑप्शन डी सभी जीव यानी कि ऑल लिविंग बींग्स। ओके, तो ये आपको इसका भी आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता घटने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल बी पारितंत्र असंतुलन यानी कि इकोसिस्टम इनबैलेंस, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों की कमी यानी कि शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये आपके लिए 5 क्वेश्चन, सॉरी 4 ही क्वेश्चन हो पाए, 4 क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है एंड देखते हैं किसका किसका आंसर सही होता है, किसका गलत होता है। अगर मेरे से भी यहाँ कुछ गलती होती है तो वो आप मेरे को कमेंट में बताना, बिकॉज ऑफ मेरे हिसाब से एक दो तो एक मेरे से गलती लग रही है, अब आपको वो बताना है कि कौन लग रही है। ठीक, मैं एक जान से गलती बताया हूँ, रियली मैं बता रहा हूँ, एक जान से गलती बताया हूँ कि आपको देखते हैं कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं, आप पढ़े हो तो कितना याद है आपको। ओके, सो यही थे आपके टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एंड मैराथन के लिए जो जो रेडी है वो भाई आप मेरे को कमेंट में बताना है, एंड टेलीग्राम पे जो है वो भाई जुड़ जाओ, एंड जो अभी भी नहीं जुड़ा है वो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ आई विल ट्राई कि हम लोग कमेंट में भी लिंक दे दे, सो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ एंड जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है वो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। सो अगर आप को ये क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो भाई एक लाइक कर देना। एंड देखो ये मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम कम है, आप लोग थोड़ा रेस्ट भी करो अच्छे तरीके से। मैराथन के बाद
5 और 6 ये दोनों दिन मैराथन चलने वाली है। ओके, एंड अगर आप अभी हमारे चैनल पे न्यू हो तो भाई फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैराथन की क्लास में। बाय बाय एवरीवन।